हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 11th के जीव विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन क्वेश्चनों के साथ साथ हम उनका सॉल्यूशन भी आज देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि ICVN तथा NVRI का पूरा नाम क्या है। तो इनके हमें पूरे नाम बताना है। तो ICVN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कार्ड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और NVRI का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हो कि जीवों के वैज्ञानिक नाम प्रयोग करने के दो लाभ बताइए। यानी जीवों के जो वैज्ञानिक नाम है उनका प्रयोग करने के क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ हो जाएगा कि वैज्ञानिक नाम सार्वत्रिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, अतः विश्व में कहीं भी जीवों की सटीक पहचान सुनिश्चित की जा सकती है इनके नामों से। सेकंड है कि वैज्ञानिक नाम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक नाम किसी अन्य ज्ञात जीव के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि यह जीव के विषय में कुछ जानकारी भी देते हैं। अगला है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है। तो कैरोलस लीनियस द्वारा प्रतिपादित द्विनाम नामकरण पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का वैज्ञानिक नाम दो पदों से मिलकर बना होता है, जैसे कि प्रथम जीव के वंश नाम से तथा द्वितीय जीव की प्रजाति से। जैसे कि उदाहरण दिया गया है मैंगीफेरा इंडिका यानी आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 5 जगत वर्गीकरण में शामिल जगतों तथा 3 डोमेन वर्गीकरण में शामिल डोमेनों के नाम लिखिए। तो 5 जगत कौन कौन से हो जाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और 3 डोमेन हो जाएंगे बैक्टीरिया, आर्किडिया तथा यूकेरिया। अगला क्वेश्चन है फ्रीओन द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा बोबाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी और या फिर इसी को बोल सकते हैं मैड काउ डिसीज, पशुओं में होता है। और सेकंड हो जाएगा CR जैकब डिसीज जो कि मनुष्यों में होता है, CJD। इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन, कवक जगत में 2 लाभ कवक जगत के 2 लक्षण लिखिए। तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा, यूकेरियोटिक प्रायः बहुकोषीय विषमपोषी अवशोषी जीव जो प्रकृति में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। और सेकंड हो जाएगा क्लोरोफिल रहित इन जीवों में कोशिका भित्ति प्रायः काइटिन की बनी होती है तथा खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन अथवा तेल के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट है वायुफाइड को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो नम छायादार स्थानों में उगने वाले इन पौधों को उभयचरों की तरह ही निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें पादप का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो पहला लक्षण हो जाएगा कि शैवाल यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव है जिन्हें वनस्पति जगत में वर्गीकृत किया गया है। और सेकंड हो जाएगा शैवालों में लैंगिक अंगों के चारों ओर बंध भित्ति नहीं पाई जाती तथा भ्रूण नहीं बनता है इनमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संघ पॉरीफेरा के 2 लक्षण क्या हैं। तो पहला हो जाएगा कोशिका स्तरीय संगठन के द्विस्तरीय जलीय स्तर प्राणी जिन्हें स्पंज नाम से जाना जाता है। सेकंड हो जाएगा शरीर छिद्रित नाल तंत्र व कीप कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है पृष्ठाधारी पत्ती किसे कहते हैं। तो पृष्ठाधारी पत्ती मतलब ऐसी पत्ती जिसमें भिन्नित ऊपरी व निचली सतहें पाई जाती हैं जो एक दूसरे से आंतरिकी में भिन्नता दर्शाती हैं, पृष्ठाधारी पत्ती कहलाती हैं। जैसे कि द्विबीजपत्री पादप की पत्ती। नेक्स्ट है लिखा है कि
पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। पुष्पक्रम 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पुष्पावली वृंत अथवा पुष्प या मुख्य अक्ष पर पुष्पों के व्यवस्थित होने का क्रम ही पुष्पक्रम कहलाता है। साधारण भाषा में एक पुष्प अक्ष पर व्यवस्थित पुष्पों का गुच्छा पुष्पक्रम कहलाता है। यहां तक भी कहलाता तक याद कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि सोलेनेसी कुल की 3 मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, लिखिए। तो सोलेनेसी के 3 लक्षण हैं। पहला, बाह्य दल पुंज प्रायः दीर्घ स्थायी होते हैं। सेकंड, द्विअंडापी, युक्तांडापी और जायांग अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती त्रियक व फूला हुआ बीजांडांसन। और तीसरा हो जाएगा फल संपुट अथवा सरसबेरी। इसकी यहाँ पर संरचना भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर एक चित्र बना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस वीडियो को स्टॉप करके बना सकते हैं। इसको आप जरूर बनाकर देखें। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। तो पहला हो जाएगा पादप कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान दृढ़ता देती है। और सेकंड हो जाएगा कोशिका भित्ति कोशिका में जल के आगम से होने वाले प्रसार को नियंत्रित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये एक और चित्र दिया गया है, यूकेरियोटिक पादप कोशिका का नामांकित चित्र। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से डायग्राम को बना लें या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हो जाएगा CxH2OY अर्थात कार्बन के हाइड्रेट्स। यह 2 नंबर में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अभी अर्धवार्षिक में भी आएगा ये क्वेश्चन। अगला है कि एंजाइम के 2 महत्वपूर्ण गुणों को लिखिए। तो एंजाइम के 2 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हो जाएंगे? तो अधिकांश एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन दीर्घ अणु होते हैं तथा प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है। ताप व pH के प्रति संवेदी यह जैव उत्प्रेरक किसी रासायनिक क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं तथा क्रिया के पश्चात अपरिवर्तित बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि डीएनए एवं आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में अंतर, तो डीएनए में हो जाएगा डीएनए में पेंटोज शर्करा डीऑक्सी राइबोज होती है, जबकि आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। सेकंड हो जाएगा इनमें नाइट्रोजनी क्षारक जैसे एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन या थाइमिन होते हैं। और इसमें नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल थाइमिन यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित होता है। और अगला हो जाएगा यह सामान्यतः द्विकुंडलित अणु है और यह एक कुंडलित अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन में इसकी परिभाषा जो दी है, इसके अलावा मैं एक और परिभाषा बताता हूं कि पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर जो लिखी है आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और इसका ये समीकरण है 6CO2 + 12H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज बनता है और जल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन भी अलग हो जाती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखिए। तो 3 संश्लेषी वर्णकों के नाम में क्लोरोफिल अल्फा सर्वप्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है। सहायक वर्णक या एंटीना अणु है क्लोरोफिल, इसे बी या बीटा बोल सकते हैं, कैरोटीन व जेंथोफिल। और अन्य प्रमुख वर्णक हो जाएंगे, यहाँ पर 3-4 नामों लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है C3 व C4 पौधों में अंतर। तो इनकी यहाँ पर एक अंतर दिया हुआ है। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था और एक ही अंतर पूछा था, तो आप इसको नोट कर लें। और नीचे और दिए हुए हैं अभी इसके अंतर, तो आप इनमें से कोई से भी 3 अंतर अच्छे से याद कर लें। छोटे छोटे से हैं 3, आप इनको याद कर सकते हैं कि क्रेंज एनाटॉमी अनुपस्थित होती है इनमें,
और इनमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। और इनमें केल्विन चक्र मीसोफिल में संपन्न होता है और इनमें बंडल शीथ कोशिकाओं में केल्विन चक्र संपन्न होता है। इसमें प्रकाश श्वसन होता है और इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता। तो इन 3 अंतरों को आप याद कर सकते हैं। और लास्ट वाला भी सरल ही है। अगला क्वेश्चन है श्वसनीय अनुपात क्या है या श्वसन गुणांक स्पष्ट कीजिए। तो किसी निश्चित समय में मानक तापमान तथा दाब पर श्वसन क्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीजन O2 के आयतन तथा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के आयतन का जो अनुपात होता है उसे श्वसन गुणांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला है RQ इक्वल में, RQ को यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, मुक्त CO2 का आयतन बटे में प्रयुक्त O2 का आयतन। इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा वही हमारा RQ कहलाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन सकता है कार्बोहाइड्रेट के लिए यह 1 तथा प्रोटीन व वसा हेतु यह 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए, या किण्वन क्रिया क्या है, महत्व लिखिए। तो किण्वन की क्रिया का महत्व समझाना है तो नीचे लिखा हुआ है कि किण्वन एक प्रकार का अनोक्सी श्वसन है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल यौगिकों में विघटन होता है। CO2 के साथ एथिल एल्कोहल एवं कभी कभी दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल व ब्यूटायरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि बनते हैं। महत्व में इस क्रिया का उपयोग एल्कोहलिक पेय जैसे बियर, वाइन आदि बनाने में किया जाता है। सेकंड हो जाएगा अनेक महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, कार्बनिक अम्ल व सिरका आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगला हो जाएगा किण्वन द्वारा जंतुओं की खाल में चमड़ा तैयार किया जाता है। चाय एवं तंबाकू की पत्तियों को विशेष सुगंध किण्वन की क्रिया द्वारा ही दी जाती है। तो इसके कुछ महत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रवाही आयतन, इसमें से इसी को पूछा गया है एग्जाम में तो मैंने यही अकेला आंसर लिया है। इन दो को भी आप कहीं से भी नोट कर सकते हैं। तो प्रवाही आयतन क्या है, तो वायु की वह मात्रा जो सामान्य अवस्था में अंतः श्वसन के समय फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा निःश्वसन के समय निकलती है, प्रवाही आयतन कहलाते हैं। सामान्यतः वयस्क मनुष्य में इसका मान लगभग 500 मिलीलीटर होता है। आप इसको याद रखें। अगला है हम अपने हृदय की पेशीजनक क्यों कहते हैं, हम अपने हृदय को पेशीजनक क्यों कहते हैं। तो हृदय पेशियों के लयबद्ध संकुचन व शिथिलन के लिए उत्तरदायी विद्युत आवेग क्रिया विभव चूंकि विशिष्ट हृदय पेशियों में ही उत्पन्न होता है, अतः हृदय को पेशीजनक कहा जाता है। यह तंत्रिकाजन्य नहीं होता। अगला हो जाएगा रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों मानते हैं। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि रक्त की कोशिकाएं आपस में सटी ना होकर एक तरल मैट्रिक्स या प्लाज्मा में छितरी रहती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। मीजोडर्म उत्पत्ति का रक्त शरीर के अन्य ऊतकों के मध्य संयोजन का कार्य करता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। अगला नेफ्रॉन या वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाना है तो आप यहाँ से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को स्टॉप करके बना सकते हैं और इनके ये नाम याद कर लें आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लाल व श्वेत पेशी तंतु में 5 अंतर। तो अंतर कैसे लिखेंगे, तो 2 कॉलम बनाएंगे। पहला लाल पेशी और फिर श्वेत पेशी। तो यह लाल रंग की होती है और इसमें हो जाएगा है सफ़ेद या हल्के लाल रंग की होती है। ए पेशी तंतु पतले होते हैं और ए अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। वायवीय श्वसन के कारण इन पेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होता है और इनमें लैक्टिक एसिड संचय अधिक होता है, इनमें कम होता है। और ये पेशियां जल्दी थकती नहीं हैं और ये जल्दी थक जाती हैं। मनुष्य के पीठ की एक्सटेंसर पेशियां या नेत्र गोलक की मांसपेशियां, ये एक एक एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि को परिभाषित कीजिए। तो वे नलिका विहीन ग्रंथियां जिनका अपना हार्मोन्स सीधे रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न लक्ष्य भागों में पहुंच शरीर की कार्य को प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे कि थायरॉइडिक ग्रंथि, ये क्या है, हमारी एक अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लिखा है कि धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है।
धमनी की गुहिका सकरी होती है और सिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती हैं और सिरा में रक्त में CO2 की उपस्थिति के कारण है नीली दिखाई देती हैं। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। और धमनी में रक्त रुक रुक कर व अधिक दाब से बहता है, जबकि सिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब के साथ प्रवाहित होता है। तो हमारी वीडियो के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन्हीं में से पूरा अर्धवार्षिक एग्जाम आना है। तो आप यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी आप पाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।